यस फ्रेंड्स, तो लास्ट लेक्चर में आपने थर्ड टेक्निक एनपीवी टेक्निक देखी और उसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था जो मैंने आपको समझाया। वो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप यहां पर चेक करोगे तो ये प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी के लिए उन्होंने कैलकुलेट करके बता दिया पीवी ऑफ सीआई को। ये पीवी ऑफ सीआई आया चारों प्रोजेक्ट का और एनपीवी निकाल करके बता दिया। सिर्फ हमसे एनपीवी का ही क्वेश्चन पूछा था तो वो हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक पर आएंगे आपकी, और वो आपकी नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज योर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड क्या है टेक्निक? तो आई कैन से आपके पास प्रोजेक्ट में कैश इनफ्लो होता है और आपके पास प्रोजेक्ट में कैश आउटफ्लो होता है। तो आप ये देखते हो कि जो भी आप कैश आउटफ्लो कर रहे हो उसका कितना परसेंट रिटर्न आपको आपके प्रोजेक्ट से मिल रहा है। मगर एआरआर में तो हम क्या करते थे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते थे, बट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते टाइम आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कंसीडर कर रहे हो। मतलब यहां पर आप ये चेक कर रहे हो कि आपका किस रेट पर पीवी ऑफ सीओ इक्वल है पीवी ऑफ सीआई के। जो आपका पीवी ऑफ सीआई है वो किस रेट पर पीवी ऑफ सीओ के इक्वल है। मतलब हम यहां पर डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको प्रोजेक्ट में क्या दूंगा ना, मैं आपको प्रोजेक्ट में कैश आउटफ्लो दूंगा 10,000 का, उसके बाद मैं आपको प्रोजेक्ट के कैश इनफ्लो दूंगा सर। इनफ्लो दूंगा मतलब मैं आपको बताऊंगा एक साल बाद आपको 10,000, 5,000, 6,000, 8,000, मतलब एक साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद 5,000, 6,000, 8,000 रुपए मिलेंगे, मैं ऐसा बता दूंगा। तो अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो आपका इनफ्लो आ रहा है ना 5, 6, 8, इसको अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में ला रहा हूं तो मैं ये चेक कर रहा हूं कि मेरे को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इस प्रोजेक्ट में कितना मिल रहा है। तो कैसे करूंगा मैं? तो मैं इसको ट्रायल और एरर मेथड से ही निकाल सकता हूं फ्रेंड्स। मेरे को इसको करना पड़ेगा तो ट्रायल और एरर मेथड से करना पड़ेगा। अब वो ट्रायल और एरर मेथड से कैसे होता है ये क्वेश्चन सॉल्व, दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बट ये ध्यान रखना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विल बी इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये कौन सी रेट पर, डिस्काउंटिंग फैक्टर पर इक्वल हो रहे हैं ना, दैट इज व्हाट वी हैव टू एक्चुअली कैलकुलेट। तो देखो टेक्निक फॉर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में क्या होता है, IRR इज द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न अर्न्ड बाय द प्रोजेक्ट। It is calculated by trial or error method only, or at IRR NPV will be always 0 क्योंकि PV of CI will be equals to PV of CO. At IRR PV of CI will be equals to PV of CO. To take decision, हाँ अब तो सिंपल सी बात है, अगर हमें डिसीजन लेना है तो अगर हमारा IRR, प्रोजेक्ट का IRR हमारे टारगेट IRR से ज्यादा हुआ तो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, कम हुआ रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, इक्वल हुआ वी विल बी इंडिफरेंट। दैट इज इन आवर डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। तो ये अब आईआरआर निकालते कैसे ना, वो अब हम आपके क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। तो लेट अस सी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं जिसमें हमें आईआरआर सीखना है, तो लेट अस रीड द क्वेश्चन। कैलकुलेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1,36,000 which yield the following cash inflows, जिसमें आपको ये कैश इनफ्लोज मिल रहे हैं। ओके, सो दैट हैज बीन गिवन। तो अब आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पूछ रहा है, आपने इन्वेस्टमेंट करा 136 का, दैट इज योर कैश आउटफ्लो, पीवी ऑफ सीओ 136 है, और ये आपके ईयर्स के, ये आपके कैश इनफ्लोज है। तो अब हमें क्या चेक करना है इसमें, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे अब हम? तो हम ये चेक करते हैं कि किस रेट डिस्काउंटिंग फैक्टर से इसको डिस्काउंट करा जाए कि वो 136 के इक्वल आ जाए। जब हम पीवी ऑफ सीआई निकाले ना वो 136 आ जाए, क्योंकि पीवी ऑफ सीओ तो सेम ही रहता है हर बार। तो हमें पीवी ऑफ सीआई को डिस्काउंट करना है तो वो ट्रायल और एरर से होगा। तो हमेशा सबसे पहले उसमें ट्राई करना है 10% से। तो हम क्या करेंगे, डीएफ एट द रेट 10% लिखेंगे। वो कैसे निकालेंगे वो मैंने सिखाया लास्ट लेक्चर में भी, वापस सिखा रहा हूं। 1 डिवाइड बाय 1.1 करोगे, इक्वल्स टू दबाओगे, पहले साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा। एक और बार इक्वल्स टू दबाओगे, दूसरे साल का आएगा। एक और बार दबाओगे, तीसरे साल का आएगा।
एक और बार इक्वल्स टू दबाओगे फोर्थ ईयर का, और एक और बार दबाओगे तो फिफ्थ ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया 0.909। तीन पॉइंट्स के बाद के 3 फिगर्स तक लेना है, तो 0.909, 0.851, 0.753, 751 सॉरी, फिर 683 और 621। दैट इज व्हाट यू विल कैलकुलेट, दैट इज व्हाट डिस्काउंटिंग फैक्टर यू विल डू। अब आप इनको कैश इनफ्लोस को उस डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे फ्रेंड्स, तो आपके पास पीवी ऑफ सीआई आएगा। अब जब आप उस पीवी ऑफ सीआई को कैलकुलेट करोगे, देखो मैं आपको चेक करवाता हूं इसका, है ना, सॉल्यूशन से चेक करते हैं हम, तो आपको इजी हो जाएगा। ओके हाँ, तो अब हमने इसमें क्या करा है ना फ्रेंड्स, आप इसको चेक करो, देखो ये क्वेश्चन को चेक करो। पहले हमने लिखा ये 136 इंटू 1 करके 136 निकाला, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब जब हम पीवी ऑफ सीआई में निकाला, तो पहले मैंने सीआई के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये ट्रायल और एरर से करना है, तो पहले हमेशा डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% का लिया, तो देखो 909, 826, 751, 683 और 621 लिखा। अब मल्टीप्लाई करा, फिर पीवी ऑफ सीआई निकाला मैंने, ये सब मल्टीप्लाई कर आया, इन सबका टोटल करा तो ये 138,280 आया है। अब आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा, समझना प्रॉपर्ली है ना। ये कितना आया आपके पास 138,280। अब फ्रेंड्स मुझे ये बताओ, मुझे 138,280 रिक्वायर्ड है या मुझे 136 रिक्वायर्ड है? ऑफ कोर्स 1,36,000, क्योंकि एट IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पीवी ऑफ सीआई विल बी इक्वल्स टू पीवी ऑफ सीओ, एनपीवी 0 आना चाहिए। तो अब क्या करें हम, तो नाउ आई वांट टू से, अब देखो अब हमको 138 से कम रिक्वायर्ड है, हमारा अमाउंट जो पीवी ऑफ सीआई आना चाहिए वो 138 से कम आना चाहिए। तो वो कम कब आएगा, जब डिस्काउंटिंग फैक्टर ज्यादा होगा। अगर सब क्यों, क्योंकि मेरा एक्चुअली डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। तो अगर मुझे 138 के अमाउंट से कम अमाउंट लाना है, तो डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा उतना ही तो इजी होगा, और तभी तो मेरा कम आएगा। डिनोमिनेटर ज्यादा करना पड़ेगा ना, इनवर्स होता है ना वो इसके साथ रिलेशनशिप में। तो अगर मेरे को 138 से 136 पर आना है, तो यहां पर मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% से ज्यादा होना चाहिए। अब 10 से ज्यादा क्या ले, तो आप 10 से ज्यादा पहले लो, 12 1-2% आगे का ले लो। तो अब मैंने 12 से भी करा, तो अब जब डिस्काउंटिंग फैक्टर 12 लिखा, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल्स टू पहले साल का आया, एक और बार इक्वल्स टू दूसरे साल का, फिर तीसरे साल का, चौथे साल का, पांचवें साल का, ये पांचों का मैंने निकाल दिया। फिर वापस मैं कैश इनफ्लो से ही मल्टीप्लाई करूंगा, और जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास वापस पीवी ऑफ सीआई है, मगर ये 12% से आया है, तो ये आ गया मेरे पास आंसर। दैट इज योर, इफ यू विल चेक, इट इज आई बिलीव 131,810 आया, और जब 10% से करा था तो इट वॉज 138,280। इसका मतलब अब मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा वो 10 और 12 के बीच में होगा। आपको बोला 11 होगा, अरे 11 कैसे होगा यार, एग्जैक्ट थोड़ी आएगा, बट वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे हम पे बैक में कर रहे थे ना, पे बैक पीरियड में, वैसे ही हम इसमें भी कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो वो हम बाय इंटरपोलेशन ही करते हैं, और वो कैसे होगा, लेट मी टेल यू दैट। तो हमें पता है कि सबसे पहले 10 के तो ऊपर है और 12 के नीचे है, तो हम 10 तो लेने वाले हैं। अब हमें एक्चुअली 10 पर 138,280 चाहिए थे, आ रहे थे, बट हमें चाहिए 136,000। तो कितने का डिफरेंस हुआ 138,280 और 136,000 में, आई वांट टू से 2280 का डिफरेंस हुआ सा। जितना 10% पे निकाला वो 138 था ना, उसमें से हमेशा जितना रिक्वायर्ड है, 136 रिक्वायर्ड है तो माइनस करो। पे बैक पीरियड के टाइम हम पहले वो लिखते थे जो रिक्वायर्ड है और उसमें से माइनस करते थे, बट यहां पर उल्टा माइनस करते हैं। इसमें 10% पर जो आया उसमें से माइनस करोगे आप 1,36,000 को, तो आपके पास आ गया, बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हो आप, तो आपके पास आ गया 2280। आपको पता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में 10% तो आना ही आना है, 10 के अबव ही आना है, तो 10% प्लस 2280। अब ये जो 2280 आपको रिक्वायर्ड है, और वो 2280 एक्चुअली 138,280 और 131,810 इन दो के बीच में आ रहा है, तो ये तो 2% के लिए इतना डिफरेंस है ना, और इस डिफरेंस में हमको तो सिर्फ 136 तक जो इसके बीच में होगा वहां पहुंचना है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो डिफरेंस है ये तो 2% के बीच में है,
तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ इन दोनों का, तो वो आया 6470। इन दोनों का डिफरेंस 6470 आया, वो तो डिनोमिनेटर में आ गया। अब वो 6470 में से हमको रिक्वायर्ड तो 2280 ही है, तो 2280 डिवाइड बाय 6470 करा, बट ये 6470 इज अ डिफरेंस ऑफ 2%, तो इसलिए उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा। इसलिए हमने 2280 डिवाइड बाय 6470 कर दिया। 2280 हमें दिस माइनस दिस करके मिला है, और 6740 138 280 जो 10% वाला था उसमें से हमने 12% वाला माइनस करा तो वो मिल गया। मगर ये 2% का डिफरेंस है 6480 को, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई बाय 2 करा। अगर ये डिफरेंस 5% का होता तो मल्टीप्लाई बाय 5 होता, अगर ये डिफरेंस 1% का होता तो मल्टीप्लाई बाय 1 होता, 1 होता। अगर ये 10 का होता सर तो 10 लेते हैं, 20 का होता तो 20 लेते हैं। फ्रेंड्स, जितने का डिफरेंस है ना रेट ऑफ परसेंट में, डिस्काउंटिंग फैक्टर के रेट ऑफ परसेंट में जो आप 2 ले रहे हो उतने से मल्टीप्लाई तो करना है। न्यूमरेटर में आएगा पहले वाले में से जितना हमें 136 रिक्वायर्ड है उतना, और डिवाइडेड बाय जो 2 डिस्काउंटिंग फैक्टर का डिफरेंस है वो, तो 10% में ऐड कर दिया। तो व्हेन यू हैव डन दैट थिंग तो यू आर गेटिंग 10.70% एज योर IRR। तो कोई बोलेगा सर हमने 12 से क्यों करा, 11 से भी कर सकते हैं। यस कर सकते हैं, बोला ना ट्रायल एंड एरर मेथड है। ट्रायल एंड एरर का मतलब कितना भी आप करो। आप कोई बोलेगा सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे, अरे फ्रेंड्स यही तो आपको समझना है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, इसलिए मैंने 11 से नहीं करा, डायरेक्टली 12 से करा। भाई 1-2% का डिफरेंस लो। कोई बोला अच्छा तो हम डायरेक्टली 20 ले क्या, बट फ्रेंड्स इसमें जितना ज्यादा डिफरेंस लोगे ना आपका आंसर उतना अप्रोक्सीमेशन में गलत आएगा। तो ऐसा 10% ले तो सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, आप चेक करना, करोगे तो उतना ही, मगर अब वो आंसर क्या होगा 10.68 या 72 ऐसे आ जाएगा, तो उसके आगे फिर अप्रोक्स लिखो। बट बेटर होता है 2-2, 3-3% का गैप ले लो, और समझ में आना चाहिए 138 तक पहुंचे थे, अब 2000 ही कम है तो 2-3% ले लिए। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, धीरे धीरे आप करोगे तो आपको आने भी लगेगा। अब इसमें एक और चीज बहुत ही अच्छे तरीके से, वो हम क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, बट अभी आपका क्वेश्चन नंबर 3 तो कंप्लीट हो गया। अभी यहां पर हर साल आपका जो CI था वो हर साल अलग अलग था। अगर ये CI सेम होता ना तो हम क्या करेंगे, दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न इन क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं आपको पहले समझाता हूं, मगर है ना, पहले मैं वो समझाऊंगा फिर क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा। तो अब अगर आपका सपोज करो क्वेश्चन में CI सेम हो जाता तो IRR कैसे निकालते हैं, तो फिर हम क्या करते ना फ्रेंड्स, अगर आपका ये कैलकुलेट करा, ये तो 16% से ये तो आ गया है ना। अब PV ऑफ CI, अगर ये CI सेम होता ना हर बार, तो मैं डायरेक्टली PV ऑफ CO को डिवाइड कर देता CI से, एनुअल CI से, तो मेरे पास जो आता ना वो जिसको हम पे बैक पीरियड भी बोलते थे, वैसे ही आपके पास एक फैक्टर आता ना, तो अब उसको मैं बोल सकता हूं कि वो मेरा PVAF होना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर होना चाहिए किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का, और जिस भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का वो PVAF होगा वही मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर, वही मेरा IRR हो जाएगा। अब वापस से देख लो, इसको रिपीट कर लो। भाई मैंने बोला अगर मेरा ये हर साल सेम हुआ ना तो मैंने इसको डिवाइड करना है इससे, तो मेरे पास जो आया ना वो मेरा PVAF है IRR का 5 सालों का। तो वो मैं टेबल से चेक कर सकता हूं, मेरे पास इसकी टेबल आएगी, क्वेश्चन में आती है टेबल, उससे मैं चेक कर लूंगा और तो मेरे को पता पड़ जाएगा कि ये मेरा IRR है। और अगर कोई बोला सर वापस से एग्जैक्ट परसेंट नहीं आ रहा तो वापस से इंटरपोलेशन लगाएंगे, यार वापस से सिखाऊंगा इंटरपोलेशन, अभी सिखाएंगे ना, वापस से सिखाएंगे, बट क्यों ऐसा हो रहा है वो मैं समझाता हूं आपको। मैंने जब क्वेश्चन नंबर 2 करवाया, ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में समझाया कि अगर हर साल CI सेम है तो मैं उसको PVF से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास डायरेक्टली PV ऑफ CI आ जाएगा ना फ्रेंड्स। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि IRR पर PV ऑफ CO और PV ऑफ CI सेम होते हैं, इसका मतलब यहां पर PV ऑफ CO 136 है, इसका मतलब PV ऑफ CI भी 136 ही होगा। तो PV ऑफ CI 136 लिखा
और सीआई हर साल सेम लिखा, तो पीवीएएफ निकालने के लिए पीवी ऑफ सीआई जो कि पीवी ऑफ सीओ है डिवाइडेड बाय एनुअल सीआई करा तो वो पीवीएफ आया ना। और वो पीवीएफ जो है वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि 12% का पीवीएफ 5 साल का 3.038 है क्या, 39 है क्या, जो भी होगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा। और नहीं भी हुआ तो आपको चेक करना आता है। आपने पहले वो पीवीएफ निकाला ना, फिर अब आप क्या करो 10% से चेक करो। 10% का 1 डिवाइड बाय 1.1 करके 5 साल बाद इक्वल्स टू करके जीटी दबाओ तो आपको पता पड़ेगा कि कितना पीवीएफ आया 10% पर। ऐसे 12% पर भी निकालो। फिर अगर वो उन दोनों के बीच में आ गया तो वापस इंटरपोलेशन लगाना सिखाएंगे अभी। समझ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में इसकी और अच्छे से क्लैरिटी लेते हैं, ठीक है। बट पहले क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। वापस से देखो, कोई डाउट हो तो आप वापस से मुझे व्हाट्सएप पे बोलना, मैं दोबारा वीडियो बना करके डालेगा। बट आई वॉन्ट एवरीथिंग शुड बी क्लियर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बात नहीं समझ में आ रही हो वापस से व्हाट्सएप करो, फोन करो, कंप्लीट करो अपने डाउट्स को। चल तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 देखने के लिए, ठीक है। तो व्हेन यू विल सी दिस क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, देखते हैं क्या बोल रहा है। लेट अस रीड दिस। अ कंपनी प्रपोज टू इंस्टॉल अ मशीन इन्वॉल्विंग अ कैपिटल कॉस्ट ऑफ 3,60,000, ठीक है। कैपिटल कॉस्ट 3,60,000 है। द लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 years एंड इट सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ इज नील। चलो सैल्वेज तो पहले से आपको नील बता दिया। द मशीन विल प्रोड्यूस नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ 68,000 पर एनम। तो ये आपके पास जो नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बोला है ना, ये आपके लिए आफ्टर डेप्रिसिएशन बोला है ना, तो ये आपके लिए एनपीएटी प्रोड्यूस नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन, ये आपके लिए एनपीबीटी हो गया। एनपी नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन इज 68,000, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है एनपीबीटी। और कंपनी का टैक्स रेट है 45%, ठीक है। द नेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर 5 years आर एज फॉलोज। ये आपके पास 5 साल के डिस्काउंटिंग रेट के क्यूमुलेटिव फैक्टर्स गिवन है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रपोज। अब देखो ये आ गया ना, क्यूमुलेटिव फैक्टर का मतलब ये डिस्काउंटिंग रेट के क्यूमुलेटिव फैक्टर का मतलब ये पीवीएएफ है फ्रेंड्स। आप 1.14 मतलब 1 डिवाइड बाय 1.14 को 5 बार करके जीटी करोगे ना तो वो 3.43 आएगा। तो ये क्यूमुलेटिव फैक्टर्स आपको गिवन है इस बार। क्यों गिवन है? क्योंकि हर साल का सीआई सेम है सर। सीआई निकालेंगे अभी, दैट इज व्हाट वी विल कैलकुलेट। ओके यस फ्रेंड्स, तो नाउ आई वांट टू से इन दिस क्वेश्चन जब हमें अब ये सॉल्व करना है ना 4th वाला, तो अब आप इसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो आप पहले समझिए, ठीक है। वो बातें क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट पॉइंट्स फर्स्ट। सबसे पहले मेरे को इसमें आपको ये बताना है कि क्वेश्चन में बोला है कि कैपिटल कॉस्ट ये लग गई 3,60,000 की, जिसका सैलवेज भी निल हुआ, तो मेरा पीवी ऑफ सीओ तो 3,60,000 हो गया। अब मेरे को 5 साल के बाद कंपनी के पास एनपीबीटी जो है वो 68 है साहब। एनपीबीटी, हाँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो आपके पास 68,000 है। टैक्स रेट दे रखा है 45% का, तो पहले तो वो माइनस होगा। तो हम 68,000 में से यस 68,000 में से माइनस करेंगे 45%, तो हमारे पास 37,400 आ गया। ये डेप्रिसिएशन के बाद था, मगर अब हमें सीआई बनाना है तो एनपीएटी जो आता है ना उसमें आपको डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना पड़ेगा, तब आपका कैश इनफ्लो बनेगा वो। तो ये जो 37,400 आया ना, अब आप इस 37,400 में आपका डेप्रिसिएशन ऐड करोगे। आपको बोलेगा डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, तो क्वेश्चन में आपके पास डेप्रिसिएशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना, मगर आपके पास कॉस्ट ऑफ द मशीन है, लाइफ ऑफ द मशीन है, सैल्वेज वैल्यू है। तो आपको स्ट्रेट लाइन मेथड आता है ना यार, लगा स्ट्रेट लाइन मेथड से 3,60,000 माइनस निल डिवाइड बाय 5 करोगे तो डेप्रिसिएशन हर साल का पता पड़ जाएगा ना यार। तो 3,60,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे हम, तो आई बिलीव वो 18,000 आ जाएगा।
तो इसका मतलब ये 37,400 में आप प्लस करोगे 18,000, तो आपको पता पड़ा 55,400 एनुअल सीआई आ गया। कैसे कैलकुलेट करना समझा? कभी भी आपके पास एनपीबीटी गिवन होगा ना फ्रेंड्स, तो वो एनपीबीटी में पहले लेस करो टैक्स, तो एनपीएटी आया, उसमें प्लस करो डेट। अब अगर सपोज करो सेल्स ही होता डायरेक्टली, तो मैं आपको सेल्स से समझाता हूं। अगर सेल्स होता तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते आप, आपका जो नोट्स होंगे ना उसमें मैंने ये सब बातें दे रखी है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे और माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करोगे, तो आपके पास जो प्रॉफिट आएगा ना उसको बोलते हैं हम एनपीबीडीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स बोलते हैं उसको। फिर उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, और जब उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करा तो वो एनपीबीटी बना। तो ये एनपीबीटी गिवन था, नेट प्रॉफिट इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन था, तो इसलिए वो एनपीबीटी बना। फिर उसमें से टैक्स माइनस करो तो वो एनपीएटी आएगा, फिर उसमें वापस से डेप्रिसिएशन ऐड बैक करो तो वो आपका कैश इनफ्लो बनेगा। अब कोई बोलेगा सर ऐसा पहले लेस करने का डेप्रिसिएशन फिर वापस ऐड करने का क्यों? क्योंकि टैक्स इफेक्ट होता है ना भाई। टैक्स इंपैक्ट की वजह से हमारा कैश इनफ्लो निकालने के लिए, टैक्स को माइनस करने के लिए आपको पहले डेप्रिसिएशन को भी लेस करना पड़ेगा, फिर टैक्स आता है और फिर वापस डेप्रिसिएशन ऐड करो, क्योंकि कैश इनफ्लो रिक्वायर्ड है। बुक प्रॉफिट नहीं चाहिए मुझे चाहिए कैश प्रॉफिट। इसलिए मैं एनपीएटी में डेप्रिसिएशन वापस ऐड करता हूं, तब जाके वो मेरा कैश इनफ्लो बनता है। यहां पर एफएम चल रहा है फ्रेंड्स, अकाउंट्स नहीं चल रहा है। बुक प्रॉफिट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो हमने ऐसा कर दिया तो 55,400 आया। अब 3,60,000 को मैं डिवाइड करूंगा 55,400 से। क्यों करा? क्योंकि मेरा आईआरआर निकालने के लिए पीवी ऑफ सीआई और पीवी ऑफ सीओ सेम होना चाहिए। तो पीवी ऑफ सीओ तो यही है, तो पीवी ऑफ सीआई भी तो यही होगा आईआरआर के लिए। अब पीवी ऑफ सीआई ये है, तो एनुअल सीआई को जब मैं पीवीएफ से मल्टीप्लाई करता हूं तो पीवी ऑफ सीआई आ जाता है ना। तो पीवीएफ निकालने के लिए मैं पीवी ऑफ सीआई को डिवाइड कर रहा हूं एनुअल सीआई से। तो 3,60,000 डिवाइड बाय 55,400, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 55,400। when I am doing that I am getting the answer of, कुछ तो मिस्टेक है, 3,60,000 डिवाइड बाय 55,400 करा है मैंने। एक मिनट, मैंने डेप्रिसिएशन गलत निकाला होगा फ्रेंड्स, मैं एक बार चेक करता हूं यार। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 5, हाँ देखो 72,000। वही मैं सोचूं मिस्टेक क्या हो रहा है, माय मिस्टेक। तो व्हाट आई हैव टू डू इज 68,000 माइनस 45%, ये जो भी आया आपका, इसमें आप प्लस करने का है 72,000, ठीक है 72,000। ओके, तो आपके पास आ गया 1,09,400 सीआई, ठीक है। अब हम करेंगे 3,60,000 डिवाइड बाय 3,60,000 डिवाइडेड बाय 1,09,400, तो आपके पास आ गया देखो 3.29, ठीक है। अब आप समझना, ये पीवीएफ आया है हमारा आईआरआर के लिए, ठीक है। अब ये जब 3.29 आया तो इसका मतलब देखो, अब आप चेक करो, तो आई बिलीव ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है, हाँ फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है, अब इस क्वेश्चन में अगर हम यहां चेक करने जाएं तो ये 3.29 है ना, 16 और 17 के बीच में आ रहा है। देखो नहीं, 15 और 16 के बीच में, सॉरी माय मिस्टेक, 15 और 16 के बीच में आ रहा है। देखो 3.35 और 3.27 के बीच में आ रहा है 3.29 जो आपको चाहिए। इसका मतलब अगर मैं 15% से निकालता ना तो वो 3.35 आता। अब मेरे को 15 के बाद 16 से निकालता तो 3.27 आ रहा है, मगर मेरा आंसर 3.29 चाहिए। इसका मतलब वो 15 और 16 के बीच में होगा। तो अब मैं वापस से क्या करने वाला है, तो वापस से इंटरपोलेशन लगाएंगे, और इंटरपोलेशन लगाएंगे तो क्या लेंगे, पहले 15% लेंगे। 15% पर 15% तो आना ही आना है, क्योंकि 3.35 है। अब उससे मेरे को कम चाहिए, तो इसका मतलब आगे तो बढ़ा, जब तो कम आया देखो। तो अब मेरे को उससे 3.29 चाहिए, तो अब मैं 3.35 माइनस 3.29 करा, तो यानी 0.06 का डिफरेंस आया। और 1% के डिफरेंस में 5 और 3 8, तो 0.08 का डिफरेंस आता है 1% में, मगर मेरे को चाहिए 0.06 ही। तो 0.06 डिवाइड बाय 0.08 15% में ऐड करने का है, तो 0.06
0.06 डिवाइडेड बाय 0.08, तो यानी 75, यानी 15.75% इज माय इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. दैट इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड. अब हम इसका आंसर चेक करेंगे. यस, पहले क्वेश्चन नंबर 4 में जब उसने करना स्टार्ट किया तो आप चेक करो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए पीवी ऑफ सीओ लिया, कैपिटल कॉस्ट बताया, वो आ गया आपके पास 3,60,000. फिर पीवी ऑफ सीआई के लिए एनपीबीटी लिया, माइनस टैक्स करा, फिर एनपीएटी आया, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करा, स्ट्रेट लाइन मेथड माना इसलिए, और एनुअल सीआई निकाला. जब उसने ऐसा कर दिया तो इसके बाद जब वो पेज नंबर 2 पर पहुंचा ना, तो अब आप चेक करो कि उसने सबसे पहले आईआरआर निकालने के लिए एट आईआरआर पीवी ऑफ सीआई इक्वल्स टू पीवी ऑफ सीओ, ये हमें पता है, तो 14% पर पीवी ऑफ सीआई निकाला तो वो ये आया, और 16% पर निकाला तो ये आया. इसने थोड़ा कुछ अलग मेथड से करा है, बट आपको जो मैंने समझा आप तो वैसे करोगे. पहले आप डिवाइड करो, पीवीएफ आएगा, फिर आप पीवीएफ से निकालो. देखो इसने बाद में भी करके बताया होगा, 2% से करके बताया, मगर 15.75 एग्जैक्ट आंसर आएगा. जैसे मैंने बताया आप तो वैसे ही करना. ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी दूसरा मेथड है यार. इसने 14% से पहले मल्टीप्लाई कर दिया उसको. इसने क्या करा, 14% से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 14% से करा, ये आया. फिर इसने क्या करा, 16% से भी इसको मल्टीप्लाई करा. ठीक है, तो इसके बीच में 3,60,000 आ रहा है. फिर इसने वही वाला करा जैसे आप करते हो, वो इससे पहले वाले मेथड को जैसे हमने देखा था, वैसे सीखा था, वही वाला कर दिया. इसने 14% तो ले लिया भाई, 375 से अब हमें कम चाहिए, और वो 357,183 के लिए यहां तक आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है. तो इसने क्या करा, 375 242 माइनस 360, तो वो न्यूमरेटर में ले लिया. फिर 375 242 माइनस 357 738, जो भी आया वो डिनोमिनेटर में ले लिया, और क्योंकि 2% का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया. जैसे आपने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में करा था, इसने वो पूरा निकाला पीवी ऑफ सीआई फिर करा. बट मैंने आपको सिखाया कि आप पीवीएफ निकालो और फिर 2% के बीच में लगा दो, तो दोनों मेथड आर करेक्ट. तो ये आपकी 4th टेक्निक होगी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 वापस से कर लो, वापस से देख लो. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वैसे तो हर बार अभी आगे करने ही वाले हो आप, हर क्वेश्चन में करने वाले हो ये सब चीजें, तो डोंट वरी, धीरे धीरे सीखने में आएगा. मगर याद क्या रखना है, याद ये रखना है, एनपीवी का फॉर्मूला पीवी ऑफ सीआई माइनस पीवी ऑफ सीओ. आईआरआर के लिए क्या बोलते हैं, तो आईआरआर का मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की किस रेट पर हमारे कैश इनफ्लोस कैश आउटफ्लो के इक्वल हो रहे हैं. तो एट आईआरआर एनपीवी 0 होता है, और आईआरआर पर पीवी ऑफ सीआई इक्वल्स टू पीवी ऑफ सीओ होता है. ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखनी है. ओके, तो अब हम इसके आगे चलते हैं आपकी 5th टेक्निक पर, दैट इज योर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड टेक्निक. अब जब फ्रेंड्स मैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड टेक्निक की बात करता हूं ना, तो ये है पेबैक पीरियड की तरह, बट पेबैक पीरियड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं आता था. इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी आएगा, क्योंकि इसमें जो आप पेबैक निकालोगे ना, वो आप सीआई का नहीं निकालोगे, आप निकालोगे पीवी ऑफ सीआई का. पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू होता है. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस जब आप कॉलम बना लेते हो, कैलकुलेट कर लेते हो डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो उसका आप जब क्यूमुलेटिव निकालते हो, और वो क्यूमुलेटिव का जब वो सीओ के इक्वल आता है, उस ईयर को हम बोल देते हैं डिस्काउंटेड पेबैक. अगर आसान सी बात है, बस इसमें सीआई की जगह पीवी ऑफ सीआई आएगा, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखने वाली है इसमें. चलो पढ़ के देखते. नॉर्मल पेबैक पीरियड सफर फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी. दिस लिमिटेशन इज ओवरकम by calculating discounted payback period. In discounted payback period, we calculate payback period on the basis of PV of CI and not only CI. जो मैंने आपको बताया वही का वही. अब जैसे एग्जांपल इसने बताया कि कैश आउटफ्लो है 20,000 का, कैश इनफ्लो के ईयर्स बता दिए 2,000, 4,000, 6,000, 4,000 और 15,000. 15,000 बोला है क्या, ये कट रहा है क्या, ये मैं आपको बताऊं ये कितना होगा. 1 मिनट, मैं आपको बताता हूं ये कितना होगा, मैं आपको बता देता है. ये 15,000. ठीक है फ्रेंड. अब आप इसका पहले क्यूमुलेटिव सीआई निकालते हो, ठीक है ना. तो क्यूमुलेटिव सीआई जब निकालोगे तो 2,000, 6,000, 12,000, फिर 12 + 4 16,000, 16 + 15 31,000 आ गया. ये क्यूमुलेटिव सीआई आपका 31,000 आ गया. अब आप इसको इसमें अगर आप देखने जाओगे तो 20,000 का हमने निकाला तो 16 और फिर 15 लेते हैं हम, तो डिस्काउंटेड पेबैक लेंगे तो 4 साल,
ठीक है ना, 4 साल प्लस हमको रिक्वायर्ड है 20 माइनस 16 मतलब 4000 डिवाइड बाय 15000, तो 4000 डिवाइड बाय 15000 जो भी ईयर्स आएंगे वो आपका डिस्काउंटेड, वो आपका पे बैक पीरियड हो गया फ्रेंड्स, ठीक है ना। 4 प्लस 4000 डिवाइड बाय 15000 करके, यहां तक समझ में आया। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे को डिस्काउंटेड पे बैक निकालना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, डीएफ निकालूंगा 10%, 20% जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसका, तो मैंने 10% से निकाला, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो भी गिवन होगा 10% का निकाला मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर, मल्टीप्लाई करा सीआई से, तो पीवी ऑफ सीआई आया। अब मैं इसका क्यूमुलेटिव करूंगा, क्यूमुलेटिव पीवी ऑफ सीआई निकालूंगा, दिस ये सब निकालने के बाद इसको ऐड करूंगा और फिर इसमें चेक करूंगा मैं कि ये 20000 कितने के इक्वल आ रहा है। अभी आप चेक करो तो 20000 ये वापस से 4 और 5 के बीच में आ रहा है, 12000 के बाद 21000 हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है ये 12306 और 21675 के बीच में, आप चेक कर लेना, तो इसके बीच में आ रहा है, तो 4 तो आ ही गया। अब 12306 और मेरे को रिक्वायर्ड है 20000, तो 20000 माइनस 12306 कर दूंगा मैं, तो 8000 की जगह 306 माइनस करूंगा, वो आप कैलसी पे कर लेना फ्रेंड, तो वो न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में इन दोनों का डिफरेंस कितना था 9315, तो डिवाइड बाय 9315, दैट इज हाउ यू हैव डन दिस। तो आप चेक कर सकते हो इसको, देखो पे बैक पीरियड निकाला तो 4 इयर्स प्लस 4000 डिवाइड बाय 15000 कर दिया, वो आ गया। डिस्काउंटेड पे बैक निकाला तो 4 साल तो करा, मगर 7694 कैसा है, 20000 माइनस 12306 और डिवाइड बाय 9315 जो नेक्स्ट ईयर का आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ रहा था, तो ये 4.83 इयर्स आ गया। That is what you have to actually understand. Last technique है इसके बाद, that is your probability index बोलो, PV index बोलो, profitability index बोलो, सॉरी profitability index बोलो, PV index बोलो या desirability factor बोलो, एक ही बात होती है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PI बोलते हैं, PI, और PI का फॉर्मूला होता है PV of CI डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ सीओ, मतलब करना हर बार वही है बट ये डिफरेंट टेक्निक्स आ गई बस। एनपीवी निकालना है तो पीवी ऑफ सीआई माइनस पीवी ऑफ सीओ, आईआरआर निकालना है तो पीवी ऑफ सीआई इक्वल्स टू पीवी ऑफ सीओ, और अगर डिस्काउंटेड पेबैक निकालना है तो वो क्यूमुलेटिव पीवी ऑफ सीआई निकालो और उसमें से निकालो। और अगर अब आप लास्ट में आगे पीआई टेक्निक में आगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है, डिजायरेबिलिटी फैक्टर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला पीवी ऑफ सीआई डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ सीओ, बस दैट्स इट। 1 से ऊपर हुआ तो यू विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, 1 से कम हुआ तो यू विल रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, दैट इज व्हाट यू कैन डू। और ये सिर्फ वेरिएशन है आपके एनपीवी मेथड का। तो पीआई का फॉर्मूला होता है पीवी ऑफ सीआई डिवाइड बाय पीवी ऑफ सीओ। और अगर ये आपका डिसीजन लेना है तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, लेस देन 1 है तो वही वाली बात हो गई ना, और इक्वल है तो वी आर इंडिफरेंट। तो ये आपकी टेक्निक 6 हो गई फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये टेक्निक्स करने के बाद अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4 वी विल सी नाउ क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आई बिलीव सब चीज कैलकुलेट करने को पूछ लेगा वो आपसे। चलो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं फ्रेंड्स अब हम, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। अ कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल of installing a drying equipment. The equipment would involve a cash outlay of 6 lakh. Cash outlay का मतलब cash outflow 6 lakhs and net working capital of 80,000. Working capital का ट्रीटमेंट क्या समझाया था, याद करो। सीओ में फर्स्ट ईयर में आ जाएगा और जब सीआई निकालोगे तो लास्ट ईयर में वो वापस आ जाता है, तो लास्ट ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना होता है वापस से, ठीक है, सीआई लेते टाइम। तो अभी तो हमें वर्किंग कैपिटल भी बता दिया 80,000 का। द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 years विदाउट एनी सेल्वेज वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू नहीं, अगर सेल्वेज होता तो क्या करते हैं, सीआई में ही उसको लेते हैं, लास्ट ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। Assume that company is allowed to charge depreciation on a straight line basis for the income tax purpose. Very good, बहुत ही बढ़िया बात है। The estimated before tax cash inflows are given below. ठीक है, ये before tax है, ठीक है, तो before tax cash inflows आपको बता दिए। Okay, the applicable income tax rate of the company is 35% if the company's opportunity cost of capital is 12%. ठीक है, opportunity cost of capital का मतलब discounting factor आपका 12% है। Calculate the firm's equipment discounted payback period, net present value, internal rate of return.
द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 12%, 14%, 15% आर एज फॉलोज। अच्छा, इस बार आपको 1 डिवाइड बाय 1.12 जो आप करते हैं ना, वो आपको पहले से क्वेश्चन में दे रखे हैं कि क्या क्या है। डिस्काउंटिंग फैक्टर्स आर गिवन, तो आप ये 4 पॉइंट्स तक गिवन है, तो आपको 4 पॉइंट्स तक ही लेना है फ्रेंड, और इससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो गिवन होता है ना, वही हमको फॉलो करना होता है। तो अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या क्या है। पहला पूछा है पे बैक पीरियड। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले पे बैक पीरियड पूछा है, बट हमें पे बैक पीरियड भी निकालने के लिए पहले तो सीआई तो निकालना पड़ेगा ना। ये हमारा सीआई नहीं है, क्योंकि हमारे पास टैक्स रेट भी गिवन है, और हमारे पास आई थिंक टैक्स रेट भी गिवन है, यस 35% की है, और हमारे पास क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन के बारे में बात बता रखी है कि वो डेप्रिसिएशन है। तो सिंस ये हमें बिफोर टैक्स बोला हुआ है क्वेश्चन में, दे हैव गिवन अस दैट इट इज योर बिफोर टैक्स, राइट, हमें ये बोला हुआ है ना, दैट इज बिफोर टैक्स कैश इनफ्लोज। तो सर अभी इसमें आफ्टर तो डेप्रिसिएशन बोला नहीं है, तो बिफोर टैक्स इनफ्लोज है, इसका मतलब ये एन पी बी डी टी है। देखो फ्रेंड्स, अगर ये बिफोर डेप्रिसिएशन नहीं होता ना, तो क्वेश्चन स्पेसिफाई करता कि इट इज आफ्टर डेप्रिसिएशन, बट अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन बताई और ये बोला है बिफोर टैक्स है, तो इसका मतलब ये एनपीबीडीटी है। तो इस एनपीबीडीटी में से पहले तो वो एनपीबीटी बनेगा, फिर उसमें से माइनस टैक्स करोगे तो फिर वो एनपीएटी होगा, फिर उसमें वापस ऐड बैक डेप्रिसिएशन करोगे, तब जाके आपका वो सीआई बनेगा। हाँ, वैसे ही करना पड़ता है। तो दैट इज व्हाट वी विल डू इन दिस क्वेश्चन आल्सो। ठीक है ना, तो पहले सीआई निकालेंगे हम हर बार का। तो अब इस बार जो आपकी टेबल बनेगी वो बहुत बड़ी बन जाएगी, क्योंकि फर्स्ट पहले तो ईयर्स आ जाएंगे, तो दैट ईयर्स विल बी 1 2 3 4 5। अब ऐसे मत बनाना, टेबल तो वैसे ही बनती है जैसे हम बनाते हैं। ईयर्स तो आपको वर्टिकली लिखना है। तो फर्स्ट कॉलम ईयर्स, सेकेंड कॉलम इसको बोलोगे आप एनपीबीडीटी, सेकेंड कॉलम। मैं ये पीवी ऑफ सीआई के लिए बता रहा हूं, बट पीवी ऑफ सीओ तो जैसे आप लिखते हो वैसे ही लिखेंगे। तो अगर आप बोलो तो हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन में समझाऊं कैसे स्टार्ट करना, चलो वैसे ही समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर ए पॉइंट क्या लिखते हैं, पीवी ऑफ सीओ। जब पीवी ऑफ सीओ लिखोगे तो उसमें पहले लिखोगे आप कैपिटल कॉस्ट, दैट इज 6 लाख इंटू 1, क्योंकि ईयर 0 में लग रही है, इनिशियली लग रही है, तो इंटू 1 तो 6 लाख। फिर हम वर्किंग कैपिटल लिखेंगे सेकंड पॉइंट में, वर्किंग कैपिटल 80,000 इंटू 1, तो 80,000, तो 6,80,000 आपका पीवी ऑफ सीओ बन गया, और कुछ आपका आउटफ्लो हो नहीं रहा है, तो ये पीवी ऑफ सीओ आ गया। अब पॉइंट नंबर 2 आएगा पीवी ऑफ सीआई। जब आपका पीवी ऑफ सीआई आएगा ना, अब आपकी बड़ी टेबल बनेगी पूरी। कैसे कैसे कॉलम मैं आपको बताता हूं। पहला तो ईयर्स 1 2 3 4 5। दूसरा आप लिखोगे एनपीबीडीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, वो ये लिख दोगे पांचों। ये सब ऊपर रुपीज इन थाउजेंड लिख देना, तो हमें लिखना यही है। फिर तीसरा कॉलम आप बनाओगे डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन हर साल सेम ही आएगा, क्योंकि आपके पास 6 लाख का इक्विपमेंट है, डिवाइड बाय 5 कर दोगे, तो इस बार बिना कैलकुलेशन के मैं करेक्ट बता सकता हूं, 1,20,000 आएगा साहब। 1,20,000 लिख दोगे, तो 120 लिख सकता हूं मैं उसको, तो हर साल 120 इनमें से माइनस करना है हमको, तो वो एनपीबीटी बना। फिर थर्ड कॉलम एनपीबीटी आया, थर्ड कॉलम तो डेप्रिसिएशन आया, फोर्थ कॉलम एनपीबीटी आया। फिफ्थ कॉलम में आप लिखोगे टैक्स एट द रेट ऑफ 35%, तो वो हर बार आप एनपीबीटी का 35% निकाल दोगे, वो टैक्स आ जाएगा। फिर फिफ्थ कॉलम के बाद सिक्स्थ कॉलम आपका आएगा एनपीएटी। फिर सेवेंथ कॉलम आप बनाओगे सीआई का, तो सीआई के नीचे लिखना एनपीएटी प्लस डेप्रिसिएशन। मैं आपको चेक करवाऊंगा ना सारा, सीआई के नीचे एनपीएटी प्लस वापस से वो जो डेप्रिसिएशन लेस करा था ना 120 हर बार, वो वापस ऐड कर देंगे, तब वो सीआई बनेगा। फिर सीआई के बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर लेंगे हम 12% का। फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर जब 12% का लोगे तो फिर आएगा आपके पास पीवी ऑफ सीआई। फिर पीवी ऑफ सीआई आने के बाद फिर 2 कॉलम और चाहिए अभी आपको, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो और क्यूमुलेटिव पीवी ऑफ सीआई, क्योंकि इसमें हमें डिस्काउंटेड पेबैक और पेबैक दोनों निकालना है। ये कॉलम्स बनेंगे आपके, तो वो पूरा पेज को आप हॉरिजॉन्टल करके भी कर सकते हो पीवी ऑफ सीआई के लिए।
और जब आप लास्ट ईयर वाला ले रहे हो ना, ये जब आपने सीआई निकाला ना लास्ट ईयर वाला, उसमें ध्यान रखना है कि हम उसमें 80,000 का वर्किंग कैपिटल भी ऐड कर रहे हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर से पहले, ताकि वो भी तो मल्टीप्लाई होगा लास्ट ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से, तो वो हम यहीं पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 80,000। तो मैं आपको ये शो करता हूं फ्रेंड्स, वो देख करके आपको और समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 जब हम सॉल्व करने गए ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जब हमने सॉल्व करने गए तो देखो, आप मैंने सबसे पहले लिखा इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑल द रुपीज इन थाउजेंड्स। फिर मैंने पीवी ऑफ सीओ जैसे आपको बताया कैपिटल कॉस्ट लिख दी, जो 600 इंटू 1 और 80 इंटू 1 करके 680। अब मैं आऊंगा पीवी ऑफ सीआई पर, तो बट पहले मैंने डेप्रिसिएशन निकाल दिया इसमें 120 का, ठीक है। फिर ये तो आंसर्स है, मगर इससे पहले देखो मैंने पीवी ऑफ सीआई के लिए पूरा पेज बनाया ऐसा। अब हम इस पेज को पूरा ढंग से चेक करते, देखो कॉलम कौन कौन से बनाए, लेट अस चेक दैट। देखो अब अगर आप चेक करो तो पहला मैंने कॉलम बनाया ईयर्स का 1 2 3 4 5, फिर एनपीबीडीटी जो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था 240 275 210 180 और 160, फिर डेप्रिसिएशन सबका निकाल दिया तीसरा कॉलम। चौथा कॉलम एनपीबीटी, इसमें से माइनस करा डेप्रिसिएशन, फिर इसमें से टैक्स का अलग पांचवा कॉलम बनाया, तो छठा कॉलम एनपीएटी आया, और डायरेक्टली फिर मैंने एनपीएटी और उसको ऐड कर दिया और उसको सीआई बोल दिया सातवें कॉलम में। ये एनपीएटी को और 120 रुपए को, 100.75 को और 120 रुपए को, 58.5 को और 120 रुपए को, ये सबको ऐड कर दिया, तो ये मेरा सीआई बन गया। फिर ये जब सीआई बना तो लास्ट वाले सीआई में देखो आप जाके, लास्ट वाले सीआई में, ये लास्ट ईयर का सीआई था, इसमें मैंने 80 रुपए भी आपके ऐड करे डेप्रिसिएशन के, और स्क्रैप तो नील था इसलिए वो ऐड करने का जरूरत ही नहीं था मुझे, तो सॉरी डेप्रिसिएशन तो ऐड करे, वर्किंग कैपिटल ऐड करा मैंने 80 का। तो आपको इसमें ऐसे शो नहीं हो रहा होगा, मैं आपको सारा सेंड कर रहा हूं, मगर आपको समझना है कि लास्ट ईयर का जब सीआई निकाला तो उसमें मैंने वर्किंग कैपिटल भी ऐड करना है, क्योंकि वो भी तो डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है। फिर मैंने इसमें 3 कॉलम अलग से क्या बनाया, तो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, मतलब इन सबको ऐड कर दिए, और फिर मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर 12% वाला लिखा जो क्वेश्चन में गिवन था, ये तो गिवन है, इस बार आपको निकालने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में मैंने फिर वापस से ये सीआई को इससे मल्टीप्लाई करा, तो ये पीवी ऑफ सीआई आया, और फिर मैंने इसका भी देखो ये क्यूमुलेटिव बनाया, पीवी ऑफ सीआई का भी ये क्यूमुलेटिव बनाया। बट ध्यान रखना है लास्ट ईयर का जब भी सीआई लिखोगे ना, तो उसमें वर्किंग कैपिटल और स्क्रैप जो भी गिवन होगा उसको साथ में ही ऐड कर दो, क्योंकि वो डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ लास्ट ईयर से मल्टीप्लाई होना ही होना है, तो इसलिए वो मैंने ऐड भी कर दिया, ठीक है। जब मेरे पास एक बार ये पूरा देखो, अब आपके पास सीआई से जब आपने क्यूमुलेटिव सीआई निकाल लिया था ना, तो इस क्यूमुलेटिव सीआई के बेसिस पर हम पहले तो पे बैक पीरियड निकालते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो कैश आउटफ्लो था वो 680 था, जब आपने क्यूमुलेटिव सीआई देखा तो 198 418.75, फिर आपके पास आ रहा है फिर आपके पास आ रहा है 597.25, ये 597.25, फिर उसके बाद आपके पास आएगा 756.25, और लास्ट में जाके आपके पास आएगा 982.25, ये 982.25 हो जाएगा। ये 982.25 कैसे आया, वापस से मैं बोल रहा हूं कि लास्ट ईयर वाले में जब आपका था ना, तो आपने उसको 26 तो लिखा ही लिखा एनपीएटी को, ये 26 एनपीएटी, इसमें 120 ऐड कर दिया, ठीक है ना, और उसमें स्क्रैप 0 ऐड करा, और साथ में 80 का वर्किंग कैपिटल ऐड करा, तो ये आपका 226 बन गया। ऐसे एक बार ये 226 बन गया, उसका आपने इसमें ऐड कर दिया 756.25 में 226 को, तो आपके पास 982.25 आ गया, यहां तक पहुंच गया। अब हमें चाहिए 680, तो 680 का मतलब वो 3 और 4 साल के बीच में आ रहा है, तो अब हम कैसे करेंगे, तो 3 इयर्स तो आना ही आना है। अब 3 इयर्स आना ही आना है, तो 3 प्लस हमें चाहिए 680 और 500, 597.25 है ना, तो 680 माइनस 597.25 न्यूमरेटर, और डिवाइडेड बाय इसका नेक्स्ट का 159 था, तो डिवाइड बाय 159, तो उतना पे बैक पीरियड आ जाएगा आपका। चेक कर लेते हैं एक बार हम पे बैक पीरियड के लिए, है ना। देखो पे बैक पीरियड के लिए 3 इयर्स प्लस 680 माइनस 597.25 न्यूमरेटर में, और उसके बाद 159 डिवाइड करके, तो पे बैक पीरियड तो समझ में आया। अब डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के लिए क्या करना था, तो पहले हमने जब ये क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकाला, उसके बाद हम डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको, ये कैश इनफ्लोस को डिस्काउंटिंग फैक्टर से, तो पीवी ऑफ सीआई आया।
इसका आपने क्यूमुलेटिव निकाला, तो वो क्यूमुलेटिव आपके पास आया 176.7942, फिर उसके बाद 352.7761, उसके बाद 479.8324, फिर उसके बाद 580 पॉइंट समथिंग और 709 लास्ट में आ गया 709.1093। ये टोटल क्यूमुलेटिव हो गया। तो इन सबको भी ऐड करोगे तो 709 पॉइंट इतना ही होना चाहिए, 709.1093 इन सबके एडिशन भी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमको 680 किसके बीच में आ रहा है, तो आई थिंक ये 4 और 5 इयर्स के बीच में आ रहा है, 580 और 709 के बीच में आ रहा है। तो डिस्काउंटेड पेबैक इनके बीच में होगा, तो पहले तो आपने 4 साल तो लिख दिया, 4 प्लस आपको चाहिए 680 और ये 580 पॉइंट दिस आ रहा है, तो माइनस कर दो वो न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में 128, ये जो लास्ट ईयर वाला था ना 128.2324, इससे आपका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड भी आएगा। चेक कर लो, देखो 4 इयर्स प्लस 680 माइनस 580.586 न्यूमरेटर में डिवाइड बाय 128.23, तो ये भी आ गया। तो ये दोनों तो आ गए। तीसरा हमसे एनपीवी पूछा, तो जो आपने क्यूमुलेटिव करके ये निकाला था लास्ट में आंसर 709.1093, एक्चुअल में ये जो सीआई है, पीवी ऑफ सीआई है, इन सबका टोटली तो ये है क्यूमुलेटिव, तो हमने डायरेक्टली वो ले लिया और उसमें से 86 माइनस कर दिया, तो आपके पास एनपीवी भी आ जाएगा। देखो 709.09 माइनस 86, तो ये एनपीवी भी आ गया। अब लास्ट आपसे पूछा है ना, वो पूछा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ट्रायल और एरर मेथड से होता है। तो अब आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए क्या करोगे भाई, आपको पता है 12% पे तो 790 समथिंग आ रहा है ना, 709 आ रहा है, जबकि आपको 680 चाहिए भाई। एट IRR पीवी ऑफ सीआई विल बी इक्वल्स टू पीवी ऑफ सी ना फ्रेंड। तो मेरा जो 709 12% पर आ रहा है, मेरे को चाहिए कि वो 680 आए, तो कौन से डिस्काउंटिंग फैक्टर का कौन से रेट का डिस्काउंटिंग फैक्टर लिया जाए। तो अगर 709 से 680 पर आना है, मतलब मेरे को अगर 709 से 680 पर आना है तो मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए कम, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर इनवर्स होता है, तो इसलिए बड़ा हुआ चाहिए। तो क्वेश्चन में आपके पास 14 और 15% गिवन है ना, कितना कितना परसेंट गिवन है आपको क्वेश्चन में, अगर आप चेक करोगे तो आपके पास क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में यू हैव 14 और 15, तो इसका मतलब वो 14 और 15 के बीच में आना चाहिए यार। तो आप पहले 14% के डिस्काउंटिंग फैक्टर से भी सीआई जो आपने निकाला तो उसको मल्टीप्लाई करो, और फिर एक बार 15% से भी करो। कोई बोले सर मैं डायरेक्टली 15% से कर दूं, क्या कर सकता है, क्योंकि 12% का 709 है, तेरे को 680 लाना है, तू 15% से कर, और 15% से 680 से कम लिया, तो इसका मतलब 12 और 15 के बीच में हो गया, तो 12 तो लेगा ही लेगा, प्लस अब तू जो भी तेरे को 12 माइनस 680, 12 का जो भी तूने 709 पॉइंट समथिंग निकाला था माइनस 680, वो न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय 12% का जो 709 समथिंग आया था, और जो तू 15% से टोटल पीवी ऑफ सीआई निकालेगा वो माइनस करना, जो भी डिफरेंस आया वो डिनोमिनेटर में, मगर वो 3% का, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई भी करना है। या तू 14 का भी निकाल, 15 का भी निकाल, वैसे भी कर सकते हो। तो मैं आपको सॉल्यूशन शो करता हूं ना, आपको समझाऊंगा और भी, ठीक है। तो ये यहां तक होने के बाद, ये होने के बाद, अब ये देखो आप, मैंने क्या करा, पहले 14% से निकाल लिया, तो मेरे पास 675.5685 आ गया। अच्छा, ये तो 14% पे ही मेरे पास कम आ रहा है, तो इसका मतलब 12 और 14 के बीच में आएगा। तो 12 पे 709 समथिंग था, तो 709.09 माइनस 709.09 माइनस 680, वो तो न्यूमरेटर में लिख दिया मैंने, देखो ये 29.09 तो न्यूमरेटर में आ गया। जो मेरा एनपीवी था उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं अब इन दोनों के डिफरेंस से, 709.09 और 675.5685, जो भी डिफरेंस आ रहा है ये आ गया डिवाइड, मगर ये 2% का डिफरेंस है वापस से, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 भी करना है। तो 12 में ये सब प्लस करा, मेरा 13.74 इज माय आंसर। ये मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। हाँ, थोड़े लंबे क्वेश्चन अभी इसलिए क्योंकि मेरे को आपको बहुत अच्छे से समझाना है। एक बार आपको ये सब ढंग से समझ में आ जाएगा तो इसके आगे क्वेश्चन आपके लिए इजी है। तो दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड योर क्वेश्चन नंबर 7 also. Thank you very much. Next question number 8 onwards we will do in the next lecture.